हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फचड़ी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। बट इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी अपने मॉक टेस्ट रेगुलर करते रहें। मॉक टेस्ट आप हमारी वेबसाइट www.triplec-byfach.com पर कर सकते हैं। जैसे ही इस वेबसाइट पर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, जहाँ से आप ट्रिपल सी मॉडल पेपर कर सकते हैं, ट्रिपल सी मॉक टेस्ट हिंदी में कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सभी मॉक टेस्ट आप सभी को बारी बारी से करने हैं। इसी के साथ जिन बच्चों को हमारा ई बुक चाहिए तो आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, जहां से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इसी वेबसाइट पर यहाँ ई बुक एंड पीडीएफ पर क्लिक करना है। इससे आप एक न्यू पेज पर आ जाएंगे और यहाँ से आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पर ट्रिपल सी ऑल इन वन जो हमने ई बुक आपके लिए तैयार की है, जहाँ पर 2400 प्लस प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसे आप 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ई बुक है और इसमें दो ई बुक आपको मिलेंगी, एक चैप्टर वाइज ई बुक होगी और एक आपके जो रैंडम क्वेश्चन की हमने ई बुक तैयार की है। तो दोनों ई बुक आपको यहाँ पर 99 रुपीज़ में मिल जाएंगी, जिसे आप ले सकते हैं। और ये काफ़ी हेल्पफुल ई बुक है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। आप इसे अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो निश्चित आप सभी अपने एग्जाम को एक अच्छी ग्रेड में पास कर सकते हैं। इस ई बुक के अंदर आप सभी को जो भी टॉप सेलेक्टेड प्रश्नों को शामिल किया है वो सभी मिलेंगे। साथ में यहाँ पर सभी शॉर्टकट की, जैसे आपके लिए प्रोफेस राइटर की हैं, कैल्क की हैं, इम्प्रेस की हैं, वेब ब्राउजर के शॉर्टकट की हैं, लिनक्स की जो कमांड है, यानी कि ट्रिपल सी का कंप्लीट स्टडी मटेरियल इस ई बुक में दिया गया है। और ये दोनों आप केवल 99 रुपीज़ में ले सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड किया गया है, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं सबसे पहले आप लोग एक बार शेयर कर दो, ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताना है, कौन सा प्रतीक यानी कि चिन्ह डोमेन नाम को अलग करता है? बताइएगा, कौन सा प्रतीक डोमेन नाम को अलग करता है? यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, तो सभी को करेक्ट आंसर भेजना है कमेंट बॉक्स में। क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर वी करेक्ट। कौन सा प्रतीक डोमेन नाम को अलग करता है? यहाँ पर हो जाएगा @ का सिंबल। देखिए, जो आपका ईमेल अकाउंट होता है, यानी कि जो आपका जीमेल आईडी है, या फिर आपने अगर याहू पर कोई भी आईडी बना रखी है, यानी कि जो आपका ईमेल एड्रेस होता है, तो जो ईमेल का पता है, ईमेल का एड्रेस है, उस एड्रेस के मुख्यतः दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो आपका होता है वो होता है यूजर नेम, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका डोमेन नेम। ठीक है, यूजर नेम और डोमेन नेम में दो पार्ट होते हैं, दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? @ का सिंबल करता है। तो कौन सा प्रतीक डोमेन नाम को अलग करता है? @ का सिंबल अलग करता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कई बार सवाल होता है कि जो आपका ईमेल का एड्रेस होता है, ईमेल का पता होता है, इसमें यूजर नाम को कौन डिफाइन करता है, यानी कि यूजर नेम कौन बनाता है? तो यूजर नेम यूजर क्रिएट करता है। जब आप कोई नया ईमेल अकाउंट बनाते हैं उस समय जो यूजर नेम होता है वो आपके द्वारा क्रिएट किया जाता है। आप अपना कोई एक यूजर नेम बना सकते हैं जो भी आप चाहते हैं, बट शर्त ये है कि वो यूजर नेम जिस सर्वर पर आप बना रहे हैं उस पर होना नहीं चाहिए। यानी कि अगर मान लिया किसी नाम से आपने ईमेल आईडी बना रखी है gmail.com पर, तो आप जीमेल पर उस नाम से फिर दूसरी आईडी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, कोई दूसरा यूजर नेम आपको रखना पड़ेगा। बाकी आप जिस प्लेटफॉर्म पर, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आपने जिस प्लेटफॉर्म पर अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट किया होगा, डोमेन नेम उसका ही लास्ट में जुड़ जाएगा। जैसे अगर आपने जीमेल पर बनाया होगा तो फिर आपका जो यूजर नेम आपने रखा है वो उसके बाद में @ का सिंबल और लास्ट में gmail.com हो जाएगा। हो सकता है आपने जीमेल के अलावा याहू पर बनाया हो, तो आपने जो यूजर नेम बनाया वो रहेगा, उसके बाद में @ का सिंबल रहेगा और लास्ट में yahoo.com हो जाएगा। rediffmail.com हो सकता है, या कोई पर्टिकुलर वेबसाइट भी हो सकती है, अगर आपने उस पर बनाया है, उस पर क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है डोमेन नेम क्या होता है और यूजर नेम क्या होता है, और यूजर किसे डिफाइन करता है? तो यूजर जो होता है वो यूजर नेम अपने आप सेट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब करेंगे। कैल्क स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को हाइड करने के लिए किस मेनू का चुनाव करते हैं? देखो सवाल क्या कह रहा है, कैल्क स्प्रेडशीट में रो और कॉलम को हाइड करना है, छिपाना है, तो आप किस मेनू का चुनाव करेंगे? कौन से मेनू में आपको जाना पड़ेगा?
रो एंड कॉलम को हाइड करने के लिए कौन से मेनू में जाना पड़ेगा? तो व्यू मेनू में जाना पड़ेगा। व्यू मेनू से आप रो एंड कॉलम को हाइड करा सकते हैं, छिपा सकते हैं। कैसे? देखो, जब आप लिब्रियोफिस कैल्क में जाते हैं तो वहां पर कुछ इस प्रकार से आपको कॉलम एंड रो नजर आते हैं, इस प्रकार से कॉलम एंड रो नजर आते हैं। और आपने देखा होगा जो कॉलम होते हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर से, यानी कि जो अल्फाबेट होते हैं ए, वी, सी और आगे डी, ऐसे करके अल्फाबेट आपके होते हैं। ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कराते हैं। रो को कौन कराता है? 1 2 3 4 ये नंबर होते हैं, ये रो को रिप्रेजेंट कराते हैं। ठीक है। और जो हमारा बीच में एक बॉक्स सा आप देख रहे हैं, ये बॉक्स जो बन गया है इसे कहते हैं सेल। और इस सेल का जो एड्रेस होता है वो कॉलम का लेटर होता है और रो का नंबर होता है। तो ये सेल का जो एड्रेस होता है वहां पर कॉलम, लेटर एंड रो नंबर के मिलन से बनता है। जैसे मान लिया अगर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट रखा और आपसे पूछे कि इसका एड्रेस बताइए, तो उसका ऊपर कॉलम हमारा V है और रो हमारा 2 है। इसका मतलब इस सेल का जो एड्रेस बनेगा वो V2 बनेगा, ये होगा इसका एड्रेस। तो क्या ये जो कॉलम के लेटर हैं या ये जो रो नंबर है 1 2 3 4 इनको हाइड कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। बट कौन से मेनू में जाकर के? तो व्यू मेनू में जाकर के आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा कि इसमें आखिर आपसे सवाल पूछ क्या रहा है। लिब्रियोफिस कैल्क में नहीं पाया जाता है। लिब्रियोफिस कैल्क में क्या नहीं होता है? इक्वल, एवीजी या इक्वल सम, मैक्स, मिन, कौन सा इसमें लिब्रियोफिस कैल्क में आपको नहीं मिलता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, क्या होगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा एवीजी। यानी कि आपने देखा होगा जो एवरेज का फार्मूला होता है, तो एवरेज आपको पूरा लिखना होता है। एवरेज का फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा फुल। ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट में एवीजी नहीं होता है, बाकी सम, मैक्स, मिन ये सभी होते हैं। तो लिब्रियोफिस कैल्क में एवीजी फार्मूला नहीं होता है। ठीक है। यहाँ पर इसका पूरा नाम लिखा जाता है एवरेज, तभी काम करेगा। आगे बताना है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डाटा संचार या इसमें से कोई नहीं? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? कैरेक्टर यूजर पर आधारित है या फिर ग्राफिकल यूजर पर आधारित है? तो आपको पता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, यानी कि इसे हम बोलते हैं GUI। क्या बोलते हैं? GUI बोलते हैं। और अगर बात करते हैं कैरेक्टर की तो इसे बोलते हैं CUI। ठीक है। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। तो आपका जो विंडो है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। यही अगर बात करते हैं MS DOS की, तो MS DOS कैसा है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पर आधारित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राइटर में फार्मूला बार ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? अगर हमें राइटर यानी कि लिब्रियोफिस राइटर में फार्मूला बार को ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? राइटर एक वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है। अगर यहाँ पर हमें फार्मूला बार ओपन करनी है तो F2 का इस्तेमाल करना होता है। जैसे आप लिब्रियोफिस राइटर में आते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपके सामने है लिब्रियोफिस राइटर और यहाँ पर ये आपके सामने रहा मेनू बार। ठीक है। तो ये तो हमारा मेनू बार हो गया। इसके बाद में स्टैंडर्ड टूल बार हो गया। इसके बाद में फॉर्मेटिंग टूल बार हो गया। इसके बाद में यहाँ पर आपको रूलर नजर आ रहा होगा। और अगर हमें अभी क्या करना है, फार्मूला बार ओपन करनी है, तो हम शॉर्टकट की प्रेस करते हैं F2। जैसे ही F2 प्रेस करते हैं तो आपने देखा यहाँ पर फार्मूला बार भी आपको नजर आने लगा है। ठीक है। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि राइटर प्रोग्राम में फार्मूला बार ओपन करने की शॉर्टकट की होती क्या है, तो आपको बता देना है F2 से हम फार्मूला बार ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करेंगे। राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करना पड़ेगा? राइटर में अगर आपको चार्ट इंसर्ट कराना है तो किस मेनू से आप चार्ट को डाल सकते हैं? ये सभी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सो आप सभी को ये सभी क्वेश्चन पता होना चाहिए क्योंकि ये सभी क्वेश्चन कॉमन है, अधिकांश एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू का चुनाव करना पड़ेगा? ऑप्शन पहला इंसर्ट मेनू का चुनाव करना पड़ेगा। देखिए जहां पर भी बात इंसर्ट करने की हो, अधिकांश आपका जो मेनू होगा वो इंसर्ट मेनू ही होगा।
ठीक है। तो इंसर्ट मेनू से आप चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। आप लिब्रियोफिस राइटर में आएंगे, यहाँ इंसर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे चार्ट का एक आपको कमांड दिख रहा है, आप यहाँ चार्ट पे क्लिक करके चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। दूसरा, आप चार्ट कहाँ से इंसर्ट करा सकते हैं, तो इसके लिए आपको जो स्टैंडर्ड टूल बार है, आप स्टैंडर्ड टूल बार पर भी जा सकते हैं। ये होती कहाँ पर है, तो ये आपका जो मेनू बार होता है ना, मेनू बार के जस्ट नीचे वाली जो बार होती है वो आपके स्टैंडर्ड टूल बार होती है। थोड़ा सा और ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड टूल बार पर ये आपके कुछ आइकन्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, आप इधर आएंगे तो यहाँ पर देखो इमेज के पास में इंसर्ट चार्ट का आइकन आपको नजर आ रहा होगा। आप यहाँ इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करके भी चार्ट को इंसर्ट करा सकते हैं। तो आपके क्या समझ में आया, आप चार्ट को स्टैंडर्ड टूल बार पर बने चार्ट आइकन से भी डाल सकते हैं या फिर आप इंसर्ट मेनू से भी डाल सकते हैं। एक सवाल और यहाँ पर आता है कि चार्ट के टाइप बताइए, तो टाइप ध्यान रखना है, कॉलम, बार, पाई, एरिया, लाइन, स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन, ये 10 प्रकार के चार्ट आपके लिब्रियोफिस में होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इन्हें आप 3D लुक में देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ 3D पे क्लिक कर देते हैं तो आप फिर चार्ट को 3D लुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये कुछ आपको इस प्रकार से लुक दिखाई देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। राइटर में फुल स्क्रीन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है। अगर आप राइटर विंडो को फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी होती है। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो सभी को क्लास को शेयर करना है। ठीक है, लाइक नहीं किया है तो सभी को क्लास को लाइक करना है। और जिन बच्चों ने आज पहली बार क्लास को ज्वाइन किया है तो आप सभी को चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। और इससे पहले जो भी हमने क्लास करा दिए हैं वो सारे क्लास आपको करने हैं। इससे पहले जो हमने आपको प्लेलिस्ट बताए हैं वो सारे प्लेलिस्ट आपको कंप्लीट करने हैं। और जो हमने मॉक टेस्ट आपको बताते हैं, डेली आपको बताते हैं स्टार्टिंग में कि आपको मॉक टेस्ट करने हैं, तो सभी को अपने मॉक टेस्ट बारी बारी से करने हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और जे हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगर आप फुल स्क्रीन मोड में लिब्रियोफिस को देखना चाहते हैं, लिब्रियोफिस राइटर को देखना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट जे हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें आना होगा लिब्रियोफिस राइटर में। अगर कभी आपसे पूछें कि इसके लिए हमें कौन से मेनू में जाना पड़ेगा, तो कौन से मेनू से हम फुल स्क्रीन कर सकते हैं, आप एक बार कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सभी बच्चे बताएंगे। आपसे अगर ये सवाल हो कि लिब्रियोफिस को अगर हमें फुल स्क्रीन मोड में देखना है तो कौन से मेनू में जाना पड़ेगा, सबसे पहले आप लोग जवाब करें, उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलो जल्दी से जवाब भेजो, कौन से मेनू में फिर आपको जाना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है, व्यू मेनू में आपको जाना पड़ेगा। व्यू मेनू में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कंट्रोल शिफ्ट और जे आपको दिख रहा होगा और यहाँ लिखा है फुल स्क्रीन। तो हम अगर आपसे कभी मेनू पूछते कि कौन से मेनू में फुल स्क्रीन का मिलेगा शॉर्टकट की या फुल स्क्रीन की कमांड मिलेगी, तो आपको बताना है व्यू मेनू। और जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट जे या यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। बाकी आप इससे वापस जाने के लिए या तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे या फिर आपको स्कैप बटन प्रेस कर देना होगा। तो जैसे ही अपने कीबोर्ड से स्कैप बटन प्रेस करते हैं तो फिर से आपको वही नॉर्मल मोड में आपको नजर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर शॉर्टकट की भी पता चली, दूसरा मेनू भी पता चला। कौन सा मेनू है, व्यू मेनू में जाकर के आप फुल स्क्रीन कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने हमारा पैड क्लास लिया है तो वहाँ पर हमने थ्योरी को बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है और लिब्रियोफिस में जितने भी मेनू हैं जो भी इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे बहुत ही डिटेल में वहाँ पर डिस्कस किए हैं। सभी के पीडीएफ भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो अगर किसी कारण से आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं है तो आप उस थ्योरी को पढ़ करके जो पीडीएफ फॉर्मेट में हमने आपको प्रोवाइड किया है बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो सारे मेनू हमने उस पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। बाकी सभी क्लास आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो और बेहतर तैयारी करने के लिए आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका प्राइस केवल 349 रुपये रखा गया है। तो 349 रुपये में आप कंप्लीट क्रैश कोर्स पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लगता है तो आप इसे अवश्य बाय कर लें। इस कोर्स में काफ़ी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। बाकी जो भी पीडीएफ हैं वो सारी के सारी हमने यहाँ पर इसी कोर्स में अवेलेबल करा दी हैं। और भी जितना इंपॉर्टेंट होगा वो धीरे धीरे इसी बैच में आता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। ठीक है, तो इसको आपको एक बार अच्छे से तैयार कर लेना है, ले लेना है। चलिए, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? क्या होगा इसका राइट आंसर?
कितने किलो बाइट से 1 मेगाबाइट बनता है, यानी कि कितने किलो बाइट का मतलब केबी से 1 MB बनता है, कितने केबी से 1 MB बनता है, तो 1024 केबी से 1 MB बनेगा। 1024 केबी के बराबर 1024 केबी बराबर 1 MB 1 मेगाबाइट होता है। अगर बात करते हैं 1024 MB की तो क्या हो जाएगा 1 GB हो जाएगा, 1 गीगाबाइट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं 1024 GB की तो क्या हो जाएगा 1 TB हो जाएगा, 1 टेराबाइट हो जाएगा। अच्छे काम करते हैं, अभी थोड़ी देर के बाद में इस क्लास होने के बाद में हम अपने एप्लीकेशन पर एक PDF डाल देंगे जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, जिसके लिए कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो जिसमें हम सभी ये जो मेमोरी स्केल है ना, सारा का सारा एकदम 0 से लेकर के और सारा मैक्सिमम जितना भी होता है, यानी कि 0 बाइट तक जो मैक्सिमम होता है, वो सारा डेटा हम PDF बना करके अपलोड अभी करा देंगे। ठीक है, तो ये PDF आप यहाँ से ले सकते हैं, तो ये सारी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इसमें से और कुछ क्वेश्चन पूछे जाएँ, तो वहाँ पर अगर उस PDF को आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो सारा कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना है, और अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आपको सर्च करना है CCC वाईफाई स्टडी। ठीक है, इसे आप डाउनलोड करेंगे, इसके बाद में इंस्टॉल करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने आप रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक रजिस्टर एक लॉगिन का। तो पहली बार अगर आप कर रहे हैं तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना होगा, इसके बाद में अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा, और आपको यहाँ पर आपसे पूछेगा यूजर नेम और पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पर यूजर नेम आपको अपना बना लेना है, जो भी आपको लगता है वो यूजर नेम आप यहाँ पर बना सकते हैं, और पासवर्ड आपको अपना एक बार बनाना पड़ेगा ताकि कभी लॉग आउट हो जाए तो दोबारा से लॉगिन कर पाएँ। तो पासवर्ड बहुत सारे बच्चे नहीं बना पाते हैं, बहुत सारे बच्चे पासवर्ड को नहीं बना पाते हैं। तो बस पासवर्ड कैसे बनाना है, देखो कम से कम आपको 6 लेटर रखने हैं, यानी कि कम से कम 6 अल्फ़ाबेट होने चाहिए। जैसे आपका नाम है मयंक, एक एग्जांपल लेते हैं, मयंक आपका नाम है, तो आप अपने नाम का पहला लेटर तो कैपिटल बनाएंगे। बहुत सारे बच्चे स्मॉल बनाते हैं तो नहीं बनेगा, पहला यम बड़ा बनाइए, बाकी सारे छोटे MAYANK मयंक लिख लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर M 1 हो गया, 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 हो गए। मान लिया अगर यहाँ पे कम रहे, किसी के 4 ही रहे 5 रहे, तो आगे कुछ भी आप लिख दो, KM लगा दो या फिर सिंह लगा दो, जो भी लगाना है। उसके बाद कोई एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ का सिंबल लगा दिया, उसके बाद 1 2 3 आप डाल देंगे, तो एकदम पासवर्ड आपका यहाँ पर मान लेगा और आप लॉगिन कर जाएंगे। लॉगिन करने के बाद ये PDF आपको मिलेगा कहाँ, तो जितना भी फ्री मटेरियल है उसके लिए आपको जाना है स्टडी मटेरियल में। तो आपको स्टडी मटेरियल में जाना है। ठीक है, स्टडी मटेरियल में जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर पाएंगे, वहां पर आपको इसका PDF मिल जाएगा नोट्स के अंदर। वेबसाइट का कलेक्शन है, वेबसाइट डैश का कलेक्शन है, मीन्स वेबसाइट किसका कलेक्शन है, ग्राफिक्स, प्रोग्राम्स, एल्गोरिथम या वेब पेजेस। देखो वेबसाइट जो आपकी होती है, कोई भी वेबसाइट है, वेबसाइट ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस को मिला करके आपकी वेबसाइट बनती है। जैसे मान लिया आपके पास कोई कॉपी है या कोई आपके पास एक बुक है, वो जो बुक बनाई गई है, कॉपी जो बनाई गई है, उस कॉपी के अंदर एक पेज थोड़ी ना है, बहुत सारे पेज है ना। तो बहुत सारे पेजेस को मिला करके एक पूरी किताब बना दी गई है, पूरी एक कॉपी बना दी गई है। ऐसी ही जो वेबसाइट होती है इसमें भी बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, यानी कि वेब पेजेस का कलेक्शन ही तो हमारी वेबसाइट होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेब पेजेस। वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होता है और सभी आपस में इंटरलिंक होते हैं। वेब पेज जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो जो उस वेबसाइट का मेन पेज होता है उस पेज का नाम क्या रखा गया है, उसे बोलते हैं होम पेज। यानी कि किसी वेबसाइट का जो पहला पेज उसे हम होम पेज के नाम से जानते हैं और इसी होम पेज पर बहुत सारे क्या होते हैं, लिंक होते हैं, जहां से हम किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं। चलिए हम अपनी ही वेबसाइट का एक एग्जांपल आपको देते हैं, थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा इसके बारे में। जैसे जब आप हमारी वेबसाइट पर आते हैं, आपने टाइप किया है www.cccyfish.com, तो जैसे इस वेबसाइट पर आए तो आपको इस प्रकार से कुछ नजर आ रहा है। तो ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट यानी कि पहला पेज है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लिंक आपको नजर आ रहे होंगे। जैसे आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ई बुक एंड PDF, यहाँ पर MCQs दिख रहा होगा, यहाँ पे प्रीवियस पेपर नजर आ रहा होगा, यहाँ पर शॉर्टकट की। तो ये सब अलग अलग इस वेबसाइट के पेज हैं जिनका लिंक यहाँ दिया गया है। यानी कि इसमें बहुत सारे अलग अलग पेज हैं जो कि आपस में सभी इंटर कनेक्ट हैं। ठीक है, हाइपरलिंक से सभी अटैच हैं। अब मान लिया किसी भी पर आप क्लिक करते हैं, जैसे आपने प्रीवियस पेपर पर क्लिक कर दिया
तो ये एक और पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इस पेज पर आ जाएंगे तो ये हमारा एक वेब पेज कहलाता है, इसी को बोला जाता है वेब पेज। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर वेब पेज आपको मिलेंगे और इनका जो समूह है, कलेक्शन है, उसी को वेबसाइट का नाम दिया गया है। आई होप आपने ये समझा होगा अच्छे से। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं? किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होते हैं या हैं? यहां पर होना चाहिए किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं। ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है, इनपुट डिवाइस ही देखना है। तो देखो यहाँ पर माउस, कीबोर्ड और स्कैनर, ये मिल गया आपको डी ऑप्शन। इसमें सभी इनपुट डिवाइस ही हैं। बाकी यहाँ पर माउस तो है, कीबोर्ड तो है बट मॉनिटर नहीं है, माउस है, कीबोर्ड है बट प्रिंटर नहीं है, माउस है, कीबोर्ड है बट प्लॉटर नहीं है। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन करना है टिक। इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे डैश कहते हैं। प्रयोक्ता का मतलब यूजर, यूजर का मतलब आपका, आप, यानी कि अगर आप इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट को विजिट करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो आपका कंप्यूटर है, आपकी जो डिवाइस है, वो कनेक्ट होती है किसी सर्वर से। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? इंटरनेट में एक्सेस हेतु प्रयोक्ता यानी कि यूजर का कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से कनेक्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सर्वर। डी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा सा और इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आपके पास है एक मोबाइल फोन और आप हमारी वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, तो आपने क्या किया? हमारी वेबसाइट का एड्रेस टाइप किया और आपके सामने हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। अब आप सोचो, जो वेबसाइट आपके सामने दिख रही है, ये वेबसाइट भी तो कहीं ना कहीं तो रखी होगी, किसी ना किसी तो कंप्यूटर पर होगी, और जिस कंप्यूटर पर ये फाइल होगी वहां से ही आप इसको देख पा रहे हैं। यानी कि ये फाइल किसी ना किसी सर्वर कंप्यूटर पर रखी गई है। कहाँ रखी गई है? किसी न किसी सर्वर कंप्यूटर पर, किसी नॉर्मल कंप्यूटर पर ना रख करके ये किसी सर्वर कंप्यूटर पर फाइल रखी गई है। तो यहाँ आप इस सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट हो गए, आप अपने मोबाइल फोन पर हमारी वेबसाइट को ओपन किया, यानी कि हमारे सर्वर से आप कनेक्ट हो गए, है ना। तो इसे क्या बोला जाएगा? सर्वर ही तो बोला जाएगा। ये एक कंप्यूटर है और इसी कंप्यूटर को सर्वर कंप्यूटर का नाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है, या इसे होस्ट के नाम से भी जाना जाता है, होस्ट भी इसे कहते हैं। और आपका जो कंप्यूटर है कनेक्ट हुआ है या आपका मोबाइल फोन कनेक्ट हुआ है तो इसे क्या बोलेंगे? इसे आप क्लाइंट बोल सकते हैं या फिर इसे नोड भी बोला जाता है, नोड या क्लाइंट का नाम देते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा कंप्यूटर या ऐसा एक कंप्यूटर जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करता है उसे सर्वर बोला जाता है। जो अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है वो आपका सर्वर होता है और जो सर्विस लेता है वो क्लाइंट या नोड कहलाता है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। थिसारस का प्रयोग किस मैनू से कर सकते हैं? थिसारस का प्रयोग किस मैनू से कर सकते हैं ये आपको बताना है। यानी कि यहाँ पर सवाल ये हुआ है कि कौन से मैनू में जाकर के थिसारस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, थिसारस की जो कमांड है वो आपको टूल्स मेनू में देखने को मिलती है। आपको आना है टूल्स मेनू में, यहाँ पर आप देखेंगे थिसारस की कमांड है और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ में F7 होती है, कंट्रोल F7 इसके शॉर्टकट की भी आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको बताना है प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम की गति बढ़ाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्क डिफ्रेगमेंटर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। विभाजित होने वाले रो एंड कॉलम के अक्षर और नंबर कहलाते हैं। विभाजित होने वाले रो व कॉलम के अक्षर और नंबर क्या कहलाते हैं? सेल लोकेशन, सेल पोजीशन, सेल कोऑर्डिनेटर, सेल एड्रेस। तो सिंपल सी बात है, डी ऑप्शन हमारा होगा, सेल एड्रेस के नाम से जाना जाता है। विभाजित होने वाले रो व कॉलम के जो अक्षर होते हैं उन्हें कहते हैं सेल एड्रेस। यानी कि जहां पर कॉलम का लेटर हो और रो नंबर हो, जैसे A5 लिखते हैं तो A5 का मतलब A5 सेल एड्रेस है, किसी सेल का पता है। फेसबुक कब लॉन्च किया गया? फेसबुक कब लॉन्च किया गया बताइएगा, इसका जवाब करना है सभी को। फेसबुक कब लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2004 में। फेसबुक कब लॉन्च हुआ? 2004 में हुआ। फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग, सभी को ध्यान रखना है। आस्काई कितने बिट का होता है? आपको बताना है आस्काई में कितने बिट होते हैं या कितने बिट का होता है। क्या होगा आपका राइट आंसर? 8 बिट का होता है आपका आस्काई सिस्टम, ठीक है, 8 बिट आपको ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस राइटर में विजार्ड किस मैनू में मिलता है? विजार्ड की कमांड कहां पर मिलती है? और काफी ये पॉपुलर क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है, विजार्ड की कमांड कहां पर होती है?
तो सिंपल सी बात है, फाइल मेनू में आपको मिलेगा। ठीक है, फाइल मेनू में आपको जाना होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर में आते हैं, फाइल मेनू में आप आएंगे तो यहाँ पर विजार्ड का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर लेटर, फैक्स, एजेंडा, ये कुछ अलग अलग टाइप के आप विजार्ड बना सकते हैं। तो ये हमें कमांड कहाँ मिलेगी, फाइल मेनू के अंदर। किसी हार्डवेयर पते को डैश के रूप में जानते हैं। किसी हार्डवेयर पते को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन देखिएगा, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, यूआरएल या इसमें से कोई नहीं। तो करेक्ट जवाब करना है, क्या होगा, किसी हार्डवेयर पते को डैश के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब करना है सभी को। राइट आंसर क्या होगा, मैक एड्रेस, मीडिया एक्सेस कंट्रोल इसका फुल फॉर्म होता है। मैक का ये भी ध्यान रखना है। तो किसी हार्डवेयर का पता मैक एड्रेस होता है। ठीक है, एक्चुअल में ये आपका एनआईसी का जो एनआईसी होता है, एनआईसी का एड्रेस होता है, एनआईसी का पता होता है। एनआईसी का मतलब क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो एनआईसी का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, और इसी का जो एड्रेस होता है उसे मैक एड्रेस का नाम देते हैं। एक सवाल ये भी हो सकता है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है आपका मैक एड्रेस, ये भी ध्यान रखना है। ईथरनेट क्या है, ईथरनेट क्या है, लैन, बैन, मैन या नन ऑफ दीज? तो लैन को ही बोला जाता है ईथरनेट। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, और इसी को ईथरनेट के नाम से जाना जाता है। POP3 प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर आपको बताना है। POP3 प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर कितना होता है? तो यहां पर हो जाएगा 110। POP3 प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है 110, ये सभी को ध्यान रखना है। बाकी POP का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 का मतलब वर्जन 3 है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 यहाँ पर हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपको बताना है MMID का फुल फॉर्म। MMID का फुल फॉर्म क्या होता है, 21 में कौन सा जवाब होगा? MMID का फुल फॉर्म मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ऑप्शन हो जाएगा पहला, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है MMID का पूरा नाम, सभी को ध्यान रखना है। तो आज की क्लास बस यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, और इससे पहले जितने भी क्लास हमने आपको करा दी हैं वो सारे क्लास आपको करनी है। हम फिर से आपको बताते हैं क्योंकि वो क्लास करने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और एक हमने CCC ऑल इन वन महामैराथन क्लास आपको कराई थी, तो CCC ऑल इन वन जो महामैराथन क्लास है वो सभी को देखनी है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे या फिर टेलीग्राम पर भी शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।